जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन जो लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश ही नहीं अभी तो यहाँ पर विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर यहाँ पर एक रिलायबल, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो सके और आप एक राइट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बातचीत चल रही है कि 8th पे कमीशन को लेकर बातचीत चल रही है। जिस प्रकार से रोज हवाएं चल रही है न्यूज के अंतर्गत, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर काफी वीडियोज मैंने बना रखी हैं, पूरा समझा रखा है किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। मैंने पे लेवल वाइज जो है एक एक्सपेक्टेशन 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ या 1.89 फिटमेंट फैक्टर के साथ, 1.62 फिटमेंट फैक्टर के साथ, 2% 2 फिटमेंट फैक्टर के साथ, मैंने जितने भी फिटमेंट फैक्टर जो एक्सपेक्टेशन हमने ले रखी है वो पहले मैंने पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 12 तक मैंने पूरी वीडियोज बना रखी है कि किस प्रकार से होगा तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर बातचीत हो रही है कि जिस प्रकार से न्यूज में हवाई चल रही है, कोई यहाँ पर कर रहा है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा है, तो कोई यहाँ पर 52,000 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी की बात कर रहा है, तो कोई यहाँ पर मिनिमम 47,000 रुपये की बेसिक सैलरी की बात कर रहा है। क्या मेरे दोस्तों अगर ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो हम लोगों की जो है यहाँ पर बेसिक सैलरी अगर 47,000 रुपये मिनिमम हो जाती है तो यहाँ तो भाई चांदी हो जाएगी, सोना मिल जाएगा हम लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है जहां गवर्नमेंट 3% डीए बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दे रही है, तो क्या पे इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा जा सकता है? आगे बात करेंगे। जिस प्रकार से जेसीएम वाले यहाँ पर मीटिंग, जो जेसीएम मेंबर से हैं वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है 52,000 यहाँ पर बेसिक सैलरी जाएगी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर चले जाएगा। चाहे बिजनेस का न्यूज हो या कोई बिजनेस के आर्टिकल हो या कोई अदर न्यूज़पेपर हो या कोई लोकल न्यूज़पेपर हो, कोई भी हर जगह देखो वहाँ पर हवाबाजी चल रही है पे कमीशन को लेकर, मिनिमम बेसिक सैलरी को लेकर। लेकिन हम एक ऑथेंटिक मतलब जो हमारी जो सोच है, किस प्रकार से हम आजकल गवर्नमेंट सोच रही है और क्या ऐसा हो सकते हैं। हम हालांकि यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम वो नहीं है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है। अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, हर कोई यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन हमारा अंदाजा क्या होगा, हम जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। हम उम्मीद करते हैं, हम पॉजिटिव माइंड के हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो सरकार जो है हमको निराशा ही यहाँ पर दे रही है। डीए का कभी एरिया रुक जाता है। अगर मिलिट्री वालों की बात करूं, गवर्नमेंट जो डिफेंस ऑर्गेनाइज, उनका तो ओआरओपी लेकर पंखा चल रहा है। हालांकि इस गवर्नमेंट ने ओआरओपी देगा, लेकिन ऑफिसर्स को बेनिफिट हुआ, लेकिन जवानों को ओआरओपी का कोई भी बेनिफिट। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस जो लोग हैं, जो मेरे डिफेंस वाले भाई हैं, जो डिफेंस वाले देशभक्त भाई हैं, उनके जो है यहाँ पर उनको निराशा जवानों को यहाँ पर मिली। एक्सेप्ट जो है असम को लेकर, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को लेकर नीचे वालों की जो है यहाँ पर पेमेंट ओआरओपी में कुछ भी असर ज़्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है 8th पे कमीशन को लेकर, तो जो है वहाँ पर किस प्रकार से बातचीत हो रही है, अब इसी का निष्कर्ष हम निकलेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे कि आखिर बातचीत क्या चल रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बना रखा है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि आपका क्या डाउट है, और डाउट जो है यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने नॉलेज अपना इन्हांस किया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रह के, तो उस चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
8th पे कमीशन की बात करते हैं। यहाँ पर नोट में मैंने यहाँ पर लिख रखा पहले ही, पे एंड फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी नॉट फिक्स्ड बेस्ड ऑन न्यूज। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब भी पे कमीशन की बात हो रही है, जो कैलकुलेशन हम करेंगे, ये गवर्नमेंट ने कोई भी, हम इसको एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं, हमारी एक उम्मीद है गवर्नमेंट से, हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से यहाँ पर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो हम कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है, न्यूज पर आधारित है। नो मेमोरेंडम एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई भी मेमोरेंडम जारी नहीं किया, यहाँ पर कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, पे एंड ग्रीवेंस के द्वारा जो है यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन मेमोरेंडम यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ओनली कर रहे हैं। मैं एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है मेरे पिछली बार में जो है काफ़ी जो पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट के मेरे भाई हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के जो मेरे देशभक्तगण हैं, उन लोगों ने कमेंट में कहा था कि जो है हमारे लिए आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारी जो छुट्टी का जो है हिसाब किताब गड़बड़ाता है, हमारे को 8 घंटे की ड्यूटी का हिसाब किताब है, उसके बारे में बोलिए। और नंबर दूसरा, हमारी जो बेसिक सैलरी, हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाने के बारे में भी सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हमारे बारे में बोलिए, और हमारे बारे में ये बताए कि जो गार्ड्स की जो सैलरी है, गार्ड्स का जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो हिसाब किताब है, उसके बारे में भी दोस्तों, मेरे दोस्तों जितने भी पोस्टल डिपार्टमेंट के जो देशभक्त हैं, उनके बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में भी इसके बारे में, जो 2023 में जो अक्टूबर नवंबर आया हुआ था, उस समय पर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो विभाग है उसके अंतर्गत भी यहाँ पर आवाज़ें उठी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वीडियो जल्दी में लेकर आऊँ, लेकिन टाइम की, समय की व्यस्तता की वजह से मैं जो है इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, उनके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। किसी ने लिखा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी हो रही तो हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसकी भी हम बात करेंगे। पोस्ट पॉइंट्स हम यहाँ पर ले रखे हैं, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पॉइंट्स मैंने देखा, बेसिक पे एंड डीए आर मस्ट व्हेनेवर पे कमीशन इज इंप्लीमेंटेड, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब भी पे कमीशन लागू होता है उस समय जो है बेसिक पे जो है डीए को और डीए को मर्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात न्यूज में ये भी चल रही है कि डीए जो है बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी मेरे कहने का मतलब आज के दिन में 53% डीए अगर चल रहा है, और अगर आज के दिन में मेरी बेसिक सैलरी यहाँ पर जो मेरी बेसिक सैलरी यहाँ पर 52,000 रुपये चल रही है, तो क्या बोलते हैं 52,000 प्लस ये 53% डीए जो है, इसके मिला के मेरी सैलरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इस हिसाब से इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपकी, अगर किसी जो 18,000 रुपये बेसिक पे वाला है, उसकी जो है 53 सीधे नीचे 18,000 में मिल जाएगी, वहीं से जो है शुरू होगी। लेकिन इनमें मेरे दोस्तों, इनमें जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, लेकिन जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी गण हैं, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, उनको बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता है। उसकी भी हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। If DA is merged with basic pay, then the government or pay commission will benefit but not the employees। मेरे कहने का मतलब वही बात में आ गए, यानी कि जब DA मर्ज कर दिया, यानी कि DA जो है विलय हो जाएगा बेसिक पे के साथ, तो उस समय जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। यानी कि जो जब भी पे कमीशन लागू होता है तो हवा हवाई में लागू नहीं होता है। जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जो उनके फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, जिसको फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि पे, यानी कि रेलवे होता है तो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे का एक अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यानी कि उनका फाइनेंस, हेड ऑफ द फाइनेंस उनका जो होगा वहाँ पर मीटिंग में बैठेगा, रेलवे का अलग से यहाँ पर तय होगा, और रेलवे की बातों को यहाँ पर रखेंगे। तो मेरे कहने वैसे डिफेंस का है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, जो डिफेंस के जो पे एंड अलाउंसेस को संभालते हैं, वो वहाँ पर और उस मीटिंग में होंगे। वैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो सिविल का डिपार्टमेंट है, उसके भी यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे। तो ऐसे ही हवा हवाई में पे कमीशन नहीं बैठता है। फिर उसके बाद पे कमीशन की मीटिंग होगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स तो होंगे वहाँ पर। इन्फ्लेशन किस प्रकार से चल रहा है, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर प्लस इन्फ्लेशन, अलग अलग पे इंक्रीमेंट, पे हाइक जो है सरकार के सामने यहाँ पर पेश किए जाएंगे। और पेश होने के बाद जब सरकार बजट में लेके आएगी
आएगी, बजट में तुरंत ही पारित नहीं कर देगी, मांग उठेगी, पार्लियामेंट में बहस होगी और उसके बाद अंततः जो है सरकार एक फिटमेंट फैक्टर ए पे इंक्रीमेंट में अपना ठप्पा लगा देगी, मोहर लगा देगी और इस प्रकार से उसको पारित कर देगी। लेकिन लागू होने में भी समय लगेगा, उसमें रिसर्च होगा। अब आगे बढ़ते काम होगा, यानी कि अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि उस समय जो है सरकार को यहाँ पर बेनिफिट होता है, यानी कि सरकार क्या कहते हैं यहाँ पर पे कमीशन जो लागू कर दो, झंझट से हट जाती है। कौन बुलाए इतने ऑर्गेनाइजेशन को, कौन क्या करे, कौन इकोनॉमिक्स, कौन इन्फ्लेशन का गणित लगाए, कौन क्या करेगा, कौन पिछला पे कमीशन, अगला पे कमीशन, मारो झाड़ू सीधे पे कमीशन लागू कर दो, डीए बिल कर दो बेसिक पे के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा होना बहुत कम है, लेकिन कह भी नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन हम बहुत सी गाता है नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहाँ तो ना के बराबर दिख रहा है। मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा है पे कमीशन प्रीवियस डिटेल, हम कुछ पे कमीशन की प्रीवियस डिटेल लेंगे। जो आपका जो 7th सीपीसी का जो पे जो 7th सीपीसी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में आप देखना पेज नंबर 63 में आप देखना जो पिछले पे कमीशन की जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट दे रखी है, किस प्रकार से पे हाइक गया था और कुछ मैंने डिटेल्स रखी हैं। बेसिक सैलरी उस समय क्या हुआ करती थी और किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर रखा था, उसकी मैंने डिटेल्स रखी। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा सेकंड सीपीसी में 14.2 मेरे दोस्तों उस समय क्या हुआ करती, सेकंड सीपीसी में पे इंक्रीमेंट दिया गया था। थर्ड सीपीसी में मेरे दोस्तों 20.6 पे इंक्रीमेंट दिया गया था और फोर्थ सीपीसी में 27.6 क्या दिया गया था, उस समय पे इंक्रीमेंट दिया गया था। फिफ्थ सीपीसी में 31% पे इंक्रीमेंट दिया था, यानी कि पे हाइक जो है इतना 31% गया था। सिक्स सीपीसी में 54% पे हाइक गया था और 7th सीपीसी में जो है 14.3 पे हाइक पे इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से मेरे दोस्तों मिनिमम सैलरी 4th सीपीसी में, जब 4th सीपीसी में 27.6 यहाँ पर पे इंक्रीमेंट दिया तो 4th सीपीसी में मेरे दोस्तों 750 क्या थी, मिनिमम बेसिक सैलरी हुआ करती थी दोस्तों। उस समय रुपए की वैल्यू थी तो साथ में पैसे की भी वैल्यू थी। यहाँ रुपए की वैल्यू की तो हम बाद में कह सकते हैं, लेकिन उसमें पैसे की वैल्यू थी। उस जमाने को याद करो, यानी कि जो हमारे जमाने जो हमारे कलीग हैं उस जमाने को अगर हम याद करें तो उस जमाने जो है पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। उसी प्रकार से जो मिनिमम सैलरी 5th से सीपीसी में जो है 31% जो है पे इंक्रीमेंट दिया गया था, तो उसी के साथ 2550 जो है 5th सीपीसी में मेरे दोस्तों क्या हुआ करती थी, मिनिमम बेसिक सैलरी हुआ करती थी मेरे दोस्तों। जिस समय गुड़ की भेली बहुत सस्ती थी, 10 पैसा 5 पैसे की जो है 20-20 40-40 टॉफी आ जाती थी। याद करो उस समय सेब जो है 1 रुपये का आ जाता था। स्कूल में आप जाते होंगे तो उसमें 1 रुपये का सेब आता हुआ, चने छोले खाते होंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों किस हिसाब से था। तो जिस जमाने में घर में टीवी नहीं होती थी, लोग घरों में जिसके घर में टीवी होती थी वही राजा होता था, तो उस बात को समझना है। और 6 सीपीसी की बात करते हैं, यहाँ पर 54.0 मिनिमम सैलरी 6 सीपीसी में 7000 हुआ करती थी। जब 6 सीपीसी जब लागू हुआ तो उसी समय से मेरे दोस्तों जिसकी नौकरी लगी तो उसने सबसे पहले 2 व्हीलर खरीद ली और 6 सीपीसी लोगों ने शुरू कर दिया था 4 व्हीलर खरीदना, 2 व्हीलर खरीदना। यानी कि तो हमारे ज़माने में जब हुआ करता था 2 व्हीलर खरीदना बहुत मुश्किल होता था, जिसके पास कार होती थी वही राजा होता था। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मिनिमम सैलरी 7th सीपीसी में क्या हुआ करती थी, 18,000, यानी कि जो आज के टाइम में है। अगर अब 6 सीपीसी की बात करता हूं तो 1.86 फिटमेंट फैक्टर मेरे दोस्तों उस समय बैठा था। 6 सीपीसी में 54% जो है उस समय जो है पे हाइक गया था और फिटमेंट फैक्टर 7th सीपीसी में 2.57 दिया गया था, यानी कि जो 2016 में लागू हुआ उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ जो है 14.3% के साथ पे इंक्रीमेंट के साथ 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी हमारी बनी। इस प्रकार से मेरे दोस्तों जो हरे वाले ब्लॉक में देखना आप, 10 देयर वाज द हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन 6 पे कमीशन एंड द सैलरी वाज हाइक। मेरे दोस्तों इस प्रकार से छठे पे कमीशन में क्या हुई, सबसे ज्यादा पे इंक्रीमेंट सरकार द्वारा दिया गया। छठे पे कमीशन में सबसे ज्यादा पे हाइक दिया गया और छठे पे कमीशन में ही मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि छठे पे कमीशन में जिसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसने सबसे पहले 2 व्हीलर ली और उसी समय से जो है लोगों का 4 व्हीलर खरीदना शुरू हो गया था। और 6 पे कमीशन से पहले जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी वो क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ऑफ पे एंड अलाउंसेस कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस के क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से पे एंड अलाउंसेस हमारे तय होते हैं।
वो भी सब किस पर आधारित होंगे, हमारे बेसिक पे पर निर्धारित होंगे। जब नया पे कमीशन लागू होगा उस पर अलग हमारा क्या होगा, ये सब बढ़ जाएंगे। इफ बेसिक सैलरी एंड डीए मर्ज, यानी कि जब बेसिक सैलरी और डीए को मर्ज कर दिया जाएगा तो उस प्रकार से बेसिक पे प्लस डीए ऑटोमेटिक जैसे नॉर्मली होता है। इफ द बेसिक सैलरी इज 100 रुपीज, जैसे कि मैंने माना मेरी 100 रुपीज यानी कि तुम्हारी 100 रुपये यहाँ पर बेसिक सैलरी है, ठीक है, और डीए है मान लिया 50%, ठीक है, तो न्यू बेसिक पे आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 और 50 कितनी होगी, सीधे 150 होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस प्रकार से जो होगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो क्वार्टर, जिनको क्वार्टर लागू होता है उनको एचआरए नहीं मिलता। एचआरए में रिबेट पाया जा सकता है टैक्स में, और टैक्स में आप तभी रिबेट पा सकते हो जब आपके फॉर्म 16 में जो है एचआरए इंक्लूड होगा। आप भले ही आप दिखा सकते हो आप टैक्स में रिबेट पालोगे, लेकिन कल के दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, जब जांच पा गई तो आप फंस सकते हैं और आपके जो है पैसे जो है वसूले जा सकते हैं, और फिर उसके बाद डेबिट में आप आ जाएंगे सीधे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी, इसलिए जब भी आप एचआरए लें तो एचआरए अगर फॉर्म 16 में अगर दिखा भी रखा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कराएं। एम्प्लॉयर मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, यानी कि जो आपका बॉस है उससे बात करें एचआरए के बारे में, तभी आप वहां पर एचआरए को टैक्स में रिबेट पाने के लिए, जब आप टैक्सेशन भरते हैं तो उस समय उसको दिखाने के लिए जो है जितने भी अलाउंसेस होते हैं, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस हो गया, या आपके एचआरए हो गया, किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, या आपका घर बन रहा है, इन सब चीज़ों से टैक्स से रिबेट पाया जा सकता है। तो इस हालातों में आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है उसको पता तो होगा ही, लेकिन जिसको नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ। जैसे आइलैंड वाले जो होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप हो गया, ये जो इलाके होते हैं इनके आसपास के इलाके होते हैं, यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है तो उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, और उसमें भी रिबेट पाया जा सकता है, उसमें रिबेट पाया जाता है टैक्सेशन में। और जो नक्सलाइट एरिया होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हम मान लें, जो बहुत अंदर वाला जो इलाका होता है, छत्तीसगढ़ हो गया, ये वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस मिलते हैं। तो वैसे ही फौज का अगर लगाऊं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको तो पता ही होगा, डिफेंस फोर्सेस वाले बहुत एक्टिव होते हैं इस मामले में, तो उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी को पता होता है उनमें भी रिबेट पाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। टीपीएल मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि कहीं पर टीपीटी लगा हो सकता है, और अदर अलाउंसेस, यानी कि और अदर अलाउंसेस कौन कौन से, सीए हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, हॉस्टल अलाउंस यानी कि हॉस्टल सब्सिडी जो ऊपर पढ़े जाते हैं, 12th से ऊपर जो जाते हैं, बीटेक करते हैं, आईआईटी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उन सभी को यहाँ पर अलाउंसेस में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जो डिफेंस फोर्सेस वाले हैं उनको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, उनको ड्रेस का पैसा मिलता है। जो एसएससी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, या कोई ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उन जिनमें ड्रेस लागू, उनको ड्रेस का भी यहाँ पर पैसा मिलता है। टीपीएल में ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो है, जो ऊपर होते हैं, पे लेवल 10 से जो ऊपर होते हैं, उनको जो है यहाँ पर उनको ज़्यादा यहाँ पर मिलता है, क्योंकि गाड़ी का पैसा भी मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने की जरूरत है, उन सभी चीज़ों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एक स्पेशली वीडियो में इसका लेकर आऊँगा अलाउंसेस के बारे में, लेकिन मैं तभी ले पाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में इसका पूछेंगे, आप मेरे से पूछेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में मोस्टली लोगों का यहाँ पर रिप्लाई दे देता हूं। अगर कोई होता है तो मैं नॉर्मली रिप्लाई देने, जितना भी मैंने सीखा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रहकर, जितना सब कुछ मैंने सीखा है आपको बताने की कोशिश मैं करते रहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, प्रीवियस जो एचआरए था, एग्जाम्पल आप समझते हैं, प्रीवियस एचआरए 10% था, और मीन्स यहाँ पर मेरे मतलब 10 रुपये, एचआरए 10 रुपये। इस प्रकार से जो न्यू एचआरए होगा वो 150 रुपये, यानी कि बेसिक पे पर लगेगा। न्यू एचआरए बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे पे कितना था, 150 रुपये हमारा ऊपर आया था। न्यू बेसिक पे मिनिमम बेसिक सैलरी या तुम्हारी कितनी भी हो सकती है, तो 150 गुणा 10/100, तो इधर प्रकार से हमारा नया एचआरए कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। सिमिलरली डीए, इसी प्रकार से डीए का भी निर्धारण होता है, जिसे हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। ये सेवारत कर्मचारियों को मिलता है, यानी कि जो
सर्विस में है, जो नौकरी में है, सरकारी कर्मचारी, एक होता है डीएनएस रिलीफ, जिसे हम लोग जो है रिटायरमेंट कर्मचारी, रिटायर्ड जो होता है हो जाते हैं, सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं अपनी नौकरी पूरी करने के बाद, उनको डीएनएस रिलीफ यहाँ पर दिया जाता है। बात एक ही है, दोनों में ही परसेंटेज बढ़ता है। इफ यू वर गेटिंग डीए 3%, यदि आप डीए 3% अगर पा रहे हैं ऑन RS100, यानी कि 100 रुपये में जो है आप, नाउ यू विल गेट ए न्यू डीए ऑफ 3%, यानी कि आप 100 रुपये, जब 100 रुपये में 3% है यहाँ पर, अगर मान रहा है आपकी डीए है, तो 150 रुपये में जो न्यू बेसिक सैलरी होगी उसी में जो है गणना होगी डीए की। जिस प्रकार से आचार्य की गणना हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पर डीए की भी गणना होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जितने भी मेरे देशभक्त देख रहे हैं उन सभी देशभक्तों को यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट 8th पे कमीशन। अब हम बात करेंगे दोस्तों 8th पे कमीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। वन ईयर द गवर्नमेंट सैंक्शन ऑब्लिक डिक्लेयर ए न्यू पे कमीशन, जब भी सरकार नए पे कमीशन को डिक्लेयर करती है, सैंक्शन करती है, इट गिव्स पे इंक्रीमेंट ऑन इट्स ऑन विभाग। ऑन विभाग तो मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया, लेकिन सरकार पे इंक्रीमेंट देती है, पे हाइक देती है, वो देती इन्फ्लेशन के आधार पर देती है। यानी कि आज के दिन में जो महंगाई चल रही है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी आने वाले समय में, उसी इन्फ्लेशन के आधार पर जो है पे इंक्रीमेंट को दिया जाता है, लेकिन सरकार उस समय देती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन चीज आगे मेरे दोस्तों, पे कमीशन एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी नॉट फिक्स, यानी कि पे कमीशन की में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, लेकिन ये कोई भी फिक्स नहीं है। ये ऊपर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, पूरा समझा रखा है, पे लेवल वाइज 1 से लेकर 12 तक अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से क्या क्या आपकी यहाँ पर सैलरी हो सकती है, मिनिमम बेसिक सैलरी। प्लीज आप उस वीडियोस को देखें, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस लेते आऊँगा, जैसे जैसे यहाँ पर बिजनेस न्यूज के अंतर्गत चलते रहेगा, उस प्रकार से हम आपको यहाँ पर समझाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट नॉट डिक्लेयर्ड सैंक्शन और मेमोरेंडम नोटिफिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी बजट पारित नहीं किया, कोई भी मेमोरेंडम जारी नहीं किया, सैंक्शन नहीं किया, नोटिफिकेशन दिया। पे ग्रीवेंस की तरफ से यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। 7th पे कमीशन को हम समझेंगे कि किस प्रकार से 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर निर्धारित हुआ था, उसी प्रकार से हम 8th पे कमीशन की बात करेंगे। पहले समझेंगे 7th पे कमीशन को। मेरे दोस्तों डीए 1 जनवरी 2016 को जो है डीए यहाँ पर जो है 125% पहुंच चुका था जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, यानी कि 6 पे कमीशन चल रहा था, 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो 125% डीए उस समय था 1 जनवरी 2016 को। लेकिन पारित का जब फरवरी 2014 में पारित हुआ, 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी जिसमें लागू हुआ, ठीक है ना। 125 पहुंच गया था, तो उसमें बेसिक पे प्लस डीए इस प्रकार से 100 धन 125 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है फिटमेंट फैक्टर मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ओनली फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये वाला 225 से हम इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 एक नया फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा। कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, न्यू फैक्टर कैलकुलेटेड आफ्टर बेसिक पे एंड डीए में, यानी कि जो नए फैक्टर की हम कैलकुलेशन करेंगे, नया फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, वो किस पर आधारित होगा, बेसिक पे प्लस डीए जो मर्ज हो जाएगा उस पर आधारित होगा। मेरे दोस्तों 7th सीपीसी में पे हाइक 14.3% गया था, यानी कि सरकार ने हमको 14.3% 14.3% का पे इंक्रीमेंट दिया था। इस प्रकार से कैलकुलेट ऑन 2.25, यानी कि 2.25 क्या निकला, फैक्टर निकला। बेसिक पे और डीए का मर्ज होने के बाद 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना निकला, 2.25 निकला। ये 7th सीपीसी की बात हो रही है, 7th सीपीसी लागू हुआ, यानी कि छठे पे कमीशन के बाद, ये छठे पे कमीशन पर आधारित होगा। इस प्रकार से 14.3% मल्टीप्लाई बाय 2.25 तो 0.32 हमारा एक नया क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से 7th सीपीसी का न्यू फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना था, जो हमारा 2.25 आया था ना। सेकंड रो में आप देखना, पीले वाले से एक नीचे रो, फिर नीचे रो, फिर नीचे रो, फिर ये नीचे रो में देखना आप 7th सीपीसी का न्यू फिटमेंट फैक्टर 2.25 प्लस 0.32, तो इस प्रकार से क्या आ गया 2.57। मेरे दोस्तों 2.57 फिटमेंट फैक्टर पे ही हमारा जो है उस समय 14.3% मिनिमम बेसिक सैलरी इस पर 18,000 रुपये
बन पाई थी। 14 यानी कि पे इंक्रीमेंट पर क्या बनेगा, हमारा फिटमेंट फैक्टर बनेगा। और जो फैक्टर बनेंगे वो किस पर बनेंगे, बेसिक पे और डीए मर्ज जो हो जाता है उस पर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये सारा गणित जो है बेसिक पे और डीए के मर्ज होने पर जो है उसी पर आधारित होगा, जो पे इंक्रीमेंट दिया जाएगा उस पर आधारित होगा। और 8th पे कमीशन की अब बात करते हैं, जो हम मेन पॉइंट है एक्सपेक्टेशन की, आप सभी देशभक्तों की एक्सपेक्टेशन की और हम जैसों की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की। डीए एज ऑन 1 जनवरी 2026 को मेरे दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन की, अभी जो सरकार ने यहाँ पर 3% का डीए दे रखा है, हम उम्मीद यहाँ पर ये करना सकते हैं जिस प्रकार से सरकार 3% का डीए दे रही है, हम उम्मीद करेंगे हम कम से कम डीए लेंगे यहाँ पर 3% की। हम यही उम्मीद कर सकते हैं 3% का डीए। अगर आप ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो वेल एंड गुड, और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमको और डीए दे आने वाले समय, हो सकता है 4%, 5% हो सकता है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो जो देखी वो 66% तक डीए ले रखा, लेकिन मैंने इस वाली वीडियो में 66% डीए नहीं लिया है, हमने एक्सपेक्ट कर रखी है 62% तक। उसी प्रकार से देखते हैं जनवरी से जून 2025 तक 3% और बढ़ोतरी, और जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक 3% की और बढ़ोतरी, और जनवरी से जून 2026 तक का जो साइकिल होगा उसमें जो है 3% की और बढ़ोतरी की। डीए साल में 2 बार होता है डीएडीआर, एक जनवरी के महीने में, एक जुलाई के महीने में। जो जनवरी का महीना जो डीए अभी बढ़ चुका है 3%, पिछले एरियर आना शुरू हो गया होगा। मेरे देशभक्त भाइयों को जितने भी हैं उनको एरियर मिलना शुरू हो चुका होगा, या जो रिटायर्ड पर्सन है शायद उनको भी एरियर मिलने लग चुका होगा। नहीं मिल रहा तो धीरे धीरे करके एक थोड़ी देर में मिलना शुरू हो जाएगा एरियर। और इस प्रकार से जो है टोटल एक्सेप्टेड इंक्रीजिंग जो है 53 + 9 क्या हो जाएगी, 62% यहाँ पर क्या होगी, डीए की इंक्रीजिंग होगी। इतना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है ना डीए बढ़ाने में हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, जितने मेरे देशभक्त लोग हैं, भाई लोग देख रहे हैं, 3% की हम यहाँ पर रख सकते हैं उम्मीद। बढ़ा दिया तो बहुत बढ़िया है। बी पॉजिटिव माइंड से सोच सकते हैं, इतना भी नेगेटिव हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कह जरूर सकते हैं। इस प्रकार से जो है बेसिक प्लस डीए जो होता है कैलकुलेशन मर्ज हो जाता है, इसलिए 100 धन 62 करेंगे तो 162 आ जाएगा। फैक्टर निकल के आएगा, 162 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से 1.62 का क्या आएगा, एक नया फैक्टर निकल के आएगा। इस प्रकार से जो है इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर सैंक्शन 14.3%, अब हम यहाँ पर पे इंक्रीमेंट भी 14.3 ले रहे हैं। मैंने पिछले वाली वीडियो में 15% का फिटमेंट फैक्टर, 16%, 15% का पे इंक्रीजिंग, 16% का पे इंक्रीजिंग, और यहाँ पर 15 से लेके 20% का हमने पे इंक्रीजिंग पिछले वाले वीडियोस में लेके बना रखी है, प्लीज जाके जरूर देखें। और 15% से जो नीचे है, यानी कि सरकार जब हमको कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देती सरकार, हमको बोला पे कमीशन लागू कर दो, बस उस हिसाब से भी मैंने आपको बेसिक सैलरी निकाल के दे रखी है। सभी पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 12 तक मिनिमम बेसिक सैलरी की हमने गणना करके किस हिसाब से हो सकता है। अगर हमको सरकार कुछ नहीं देती पे इंक्रीमेंट, तब भी हमने एक एक्सेप्टेशन, एक पॉसिबिलिटी निकाल के वीडियोस को जरूर देखें ऊपर आई बटन में क्लिक करके। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा सॉरी, और आप समझ पाएंगे और वीडियोस बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगता है उस वीडियोस में तो लाइक करना है, कमेंट करना है, डाउट हो तो पूछना है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 14.3 हमने 8th पे कमीशन भी एक्सेप्ट कर रखा है, उम्मीद है ज्यादा हो सकता है, ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बना रखी है, लेकिन 2.86 से अगर होता है उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। 14 पॉइंट जिस प्रकार से जेसीएम वाले बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बिजनेस न्यूज के अंदर आर्टिकल छप के आ रहा है, बिजनेस न्यूज वाले बता रहे हैं, तो कैलकुलेट ऑन 14.3% ऑन 1.62, इस प्रकार से मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 जो है खिसक के इधर हो गया, ये आप समझ लें 100 जो है 14.3 के नीचे यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, ये नहीं कुछ यहाँ पर डिवाइड दे रहा है, 100 खिसक के यहाँ हो चुका है, इसको आप समझ लो यहाँ पर। ये अभी प्रेजेंटेशन में हो नहीं सकता है क्योंकि प्रेजेंटेशन लोड हो चुकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत 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 आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये इधर हो नहीं सकता। इनटू 1.62, कौन सा 1.62, जो बेसिक पे और डीए को मर्ज करने के बाद जो आया था वो वाला 1.62। इस प्रकार से 14.3/100 गुणा 1.62 कितना हो गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.23004 आएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.23 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से अब इस पर फिटमेंट फैक्टर बनेगा।
ये 162 वाला ये ले रखा है, ये वाला 162 हमने ये ले रखा है। तो 162 से 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.62 आ गया। तो इस पर आप फिटमेंट फैक्टर बनेगा। देखो न्यू फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, कैलकुलेट आफ्टर बेसिक पे एंड डीए मर्ज, तो 1.62 प्लस 0.3, 0.23 कौन सा आएगा, जो पे इंक्रीमेंट सरकार ने हमको दिया नए पे कमीशन लागू होने का। हमने 14.3 ही ले रखा है, जो हमको 7वें पे कमीशन में दिया था वही हमने 8वें पे कमीशन में यहाँ पर ले लिया है। तो 1.62 प्लस 0.23, तो इस प्रकार से हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में कितना आ गया, 1.85 आ गया मेरे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा 1.85 आ गया। हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब अकॉर्डिंग द न्यू फिटमेंट फैक्टर 2.86, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियोस में बोला था कि जेसीएम वाले जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की ओर, जो न्यूज के आर्टिकल बिजनेस में छप के आ रहे हैं बिजनेस आर्टिकल, उसमें भी 2.86 की बात हो रही है। तो 2.86 किस हिसाब से निकलेगा, देखो उनके कहने का मतलब क्या है। 2.86 कहना यानी कि 77% यहाँ पर पे इंक्रीजिंग की बात हो रही है। आप अगर पिछले वाला देखो, सबसे ज्यादा पे इंक्रीमेंट कब दिया, आप पिछले वाला पे, आप देखो पे कमीशन, पिछले देखो पे कमीशन देखो, सबसे ज्यादा पे इंक्रीमेंट 6 सीपीसी में मिला। यानी कि इससे ज्यादा मतलब आप लोग सोचो हम कितने, मतलब जो हवाई चल रही है ना कि 52,000 बेसिक पे हो जाएगी, 47,000 बेसिक पे हो जाएगी, तो मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 6 सीपीसी में सबसे ज्यादा पे इंक्रीमेंट दिया गया था। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो आप पे इंक्रीजिंग कितने की बात चल रही है, 77% पे इंक्रीजिंग की बात चल रही है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर बैठता मेरे दोस्तों, यहाँ पर पे इंक्रीजिंग 77% की बैठती है, 76%। इस हिसाब से देखो 76% पे इंक्रीजिंग 1.62 इफ डे हाइक 62%, यानी कि 62%, यानी यहाँ पर भी हमने 62%, हो सकता है यहाँ पर ज्यादा हो, डे 66% हो, तो उस समय हमारा पे इंक्रीमेंट अगर हम कम भी करेंगे 70, अगर हम पे इंक्रीमेंट अगर कम भी करेंगे तो हमारा फिटमेंट फैक्टर अलग आएगा और हमारी सैलरी अलग आएगी। लेकिन हम यहाँ पर डीए जो है 62 की एक्सपेक्टेशन लगा, हम 66 कर दें, इसी की जो 66 कर दें, तो यहाँ पर कैलकुलेशन और डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इसको, यानी कि आप समझ सकते हैं इसको, इस प्रकार से ये निकलता है। 77% ऑफ 1.62 किस पर निकली है, जब 62% डीए है, यहाँ पर निकली है 62% डीए पे, टिल जनवरी 2026, यानी कि जनवरी और जून का जो 2026 का साइकिल है उस पर निकली है। देन 77/100 इंटू 1.62, तो कितना आएगा 1.2474, 1.2474 प्लस 1.62, इसको प्लस करेंगे तो 2.86। मेरे दोस्तों इस प्रकार से ये लोग जो है यहाँ पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। अगर 62% डीए होता है, अगर 66% अगर डीए हो जाता है, तो अगर 3% अभी बढ़ रहा है, सरकार हो सकता है 5% बढ़ाए, तो 5×3 = 8 हो गए, 5×3 = 8 हो गए, और अगले वाले में 4 बढ़ा दे तो हो गए 62%। फिर अगर 5 बढ़ा दे 62, अगर 4% और बढ़ा तो 62 और 4 66%, 66%। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि 2.86 से फिटमेंट फैक्टर जाएगा। अगर चले जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर डीए पर भी निर्धारित है कि डीए हमारा कितना हाइक करेगा, है नहीं मेरे दोस्तों। अगर चले जाते तो वेल एंड गुड, आप सभी देशभक्तों और हम जैसों की यहाँ पर जो है मनोकामना पूर्ण हो पाएंगे। अगर सरकार हमारे लिए जो है बहुत अच्छा सोचती है, हम बी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार हमें जो है यहाँ पर इतना थमा देगी और हमारे लिए सोना चांदी जो है भर देंगे, और हम जो है यहाँ पर बल्ले बल्ले करने लग जाएं और हमारे मौज हो जाए। लेकिन अब कहीं सरकार न लगे, कहीं मौज की जो है टाई फिस कर दी तो फिर हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब जो कंक्लूजन आपको समझ गया होगा मेरे दोस्तों, जितने भी आपके यहाँ पर जो है डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आई, मेरा प्रेजेंटेशन जो हमने वहाँ पर मेहनत करी है, अगर आपको ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहे। मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता हूँ, चाहे जियो पॉलिटिकल हो या डिफेंस एनालिस्टिक हो, पॉलिटिकल हो या कोई आपके डाउट्स हो, ऐसी जो तमाम खबरें हैं उन सभी चीज़ों का रिसर्च करके एक सही ऑथेंटिक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ऐसा मैं हमेशा एफर्ट करता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी
साथ में कर दें। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।